आज फिर आप लोगों के समक्ष हूँ एक नए अध्याय के साथ, एक नए पाठ के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तीसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है नदी घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता। तो हर बार की तरह सबसे पहले इस पाठ का ही मतलब समझा जाएगा कि इसका मतलब क्या है। सभ्यता क्या होती है पहले आप ये समझिए। आपके रहने सहने का तरीका ही सभ्यता है। कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत सभ्य है, यानी कि वो किस तरीके से बातचीत कर रहा है, उसका पहनावा कैसा है, वो खा कैसे रहा है, पी कैसे रहा है, ये सारे काम सभ्यता में आते हैं। सभ्यता कि भाई इस व्यक्ति में जो है वो सभ्यता की कमी है, इसके रहन सहन पहनावे आदि चीजों में किसी चीज की कमी है, इसका यह मतलब हुआ। अंग्रेज बनते हैं, अंग्रेज बनने का वक्त आ गया। सभ्यता को बोलते हैं कल्चर, CULTURE। इंग्लिश में अगर TURE कहीं आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं चर। कायदे में तो CHER या AR ऐसे चर आना चाहिए, लेकिन TURE को हम बोलेंगे चर। जैसे सिग्नेचर, SIGNATURE तो सिग्नेचर। और जैसे कि नेचर, NATURE नेचर, तो TURE चर। ठीक है, तो TURE अगर कहीं आ जाता है तो वो पढ़ा जाता है चर। तो कल्चर, कल्चर क्या है यानी कि सभ्यता क्या है। अब सभ्यता का उदय कैसे हुआ। मनुष्य के मन में ये सवाल आया कि आज हम बहुत महंगी महंगी कारों में घूम लेते हैं, अपाचे की मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं, और हम ज़ारा के कपड़ा भी पहन लेते हैं, या हम सूती खादी वस्त्र बहुत अच्छे तरीके से पहनते हैं, हम खाना रेस्टोरेंट में यानी कि 5 स्टार होटल में खाते हैं। लेकिन क्या यहीं से हमारी सभ्यता शुरू हुई थी? क्या हमारी सभ्यता यही थी? आज हम बहुत आलीशान बंगलों में यानी कि कोठियों में रहते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, हमारा खान पान सब यहीं से तो शुरू नहीं हुआ होगा। कोई तो एक पॉइंट रहा होगा जहां से ये शुरू हुआ होगा। तो ये सवाल सबसे पहले आया। तो जैसे कि मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूं कि कुछ लोगों ने खुदाई शुरू की। जब उन्होंने ये खुदाई शुरू की तो वो खोदते गए तो उन्हें नगरों की पूरी प्रणाली मिली। एक योजनाबद्ध तरीके से बसे हुए नगर मिले। वो नगर कहां मिले? लगभग सारे नगर जो थे वो किसी ना किसी नदी के किनारे थे। नदी के किनारे नगर थे। जरा सोच के देखो, नदी के किनारे क्यों होंगे? क्योंकि नदी के किनारे इसलिए होंगे, एक तो नदी से यातायात का बहुत अच्छा मार्ग मिल जाता है, पानी से वो नावों में चलते होंगे, क्योंकि उस वक्त जो वो रेलगाड़ी वगैरह तो होती नहीं होगी। नदी से उन्हें खान पान बहुत अच्छा मिल जाता है, शुद्ध जल मिल जाता होगा। इसलिए सारी की सारी जो हमारी सभ्यताएं थी, जो हमारे कल्चर थे, वो नदी के पास थी। ऐसे ही एक सभ्यता जो सिंधु नदी के पास थी, यानी कि सिंधु नदी के पास थी, उसको हमने बोला हड़प्पा। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। अब देखो मैं बताता हूं ये हड़प्पा सभ्यता कहां थी। ये रहा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ठीक है, काम चलाओ भारत बना दिया मैंने। अगर मैं बहुत बड़ा सा बनाता तो ये और अच्छा बनता, लेकिन मैंने अभी सिर्फ ऐसे ही काम चलाने के लिए तुम्हारा इसको ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग भी आपके दिमाग में घुस जाए। यानी कि सिंधु नदी ऐसे करके आ रही है, बल्कि और थोड़ा यहां से। ठीक है, इसके आसपास यानी कि पंजाब का पोर्शन, यानी कि पाकिस्तान का पोर्शन, अब जो पाकिस्तान में है, और कुछ इंडिया में, सिंधु नदी के आसपास हमारी सभ्यता हुई। उसको हमने बोला हड़प्पा सभ्यता। इसका एक और नाम दिया गया मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, यानी कि मोहनजोदड़ो का क्या मतलब हुआ? मृतकों का टीला। कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता थी, और उसका क्या नाम था? मोहनजोदड़ो।
हड़प्पा सभ्यता को क्या बोलते थे? मोहनजोदड़ो। क्यों बोलते थे मोहनजोदड़ो? क्योंकि ये जो है पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पे ये सभ्यता प्राप्त हुई, तो इसको क्या बोला गया? मोहनजोदड़ो। सन थी 15 अगस्त 1947। बताओ 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत आजाद हो गया। यानी कि इससे कुछ वर्ष पहले 1921, देखो ये याद रखने का तरीका है कि 47 में आजाद हुए, उससे कुछ वर्ष पहले। अच्छा देखो, अगर 1927 होता तो 20 वर्ष पहले, 1926 है यानी कि 26 वर्ष पहले, यानी कि आजाद होने से 26 वर्ष पहले साहनी साहब ने एक हड़प्पा की खुदाई करी। उस हड़प्पा की खुदाई में उन्होंने क्या पाया? एक पूरी की पूरी सभ्यता पाई, यानी कि एक नगर बसा हुआ पाया। उस नगर की कुछ अपनी विशेषताएं होंगी और कुछ उसके अपने तौर तरीके होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता, अब देखो हड़प्पा सभ्यता का लिख रहा है 2500 से 1520 बीसी। ये इसकी खुदाई हुई है 1921 में, लेकिन ये सभ्यता कब आई होगी? 2500 से 1520 बीसी। अब मैंने आपको बताया था एक तो होता है ईसा पूर्व और एक होता है ईसवी। ठीक है, एक ईसा पूर्व, ईसा पूर्व को बोलते हैं बीसी यानी कि बिफोर क्रिस्ट, ईसवी को एडी यानी कि एनो डोमिनी, यानी कि जीसस क्राइस्ट जिन्हें हम सूली पे लटका हुआ पाते हैं, उनका हमने जन्म मान लिया एक दिन के, जैसे इस दिन इनका जन्म हुआ। अब इससे पहले की कोई तारीख हमें बतानी होगी तो हम कह देंगे बीसी। जैसे उसमें लिख रहा है 2500 से 1500 बीसी, यानी कि 2500। ठीक है, अब देखो 2500 के बाद क्या आएगा? ये 2500, ये आया होगा 2499, फिर ये आया होगा 2498, ऐसे चलते चलते 2300 आया होगा, फिर 2200, फिर 2100, फिर 2000, फिर 1500, फिर 500 बीसी, फिर 250 बीसी और फिर आ गया होगा 0 बीसी। उसके बाद एडी, यानी कि 1 एडी, 2 एडी, 3 एडी। अब कौन सी चल रहा है? 1921 एडी, यानी कि दयाराम साहनी ने उसकी खोज कर ली। उसके बाद अब कौन सी चल रही है? 2020 एडी, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म वाले दिन से हम 2020 साल, हमें 2020 साल हो गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि 2500 से 1520। अब देखो 2500 ये हो गई और 1520 हमने मान लिया लगभग यहाँ, यानी कि इस दौरान जो है वो ये सभ्यता, ये सिविलाइजेशन, सभ्यता को बोलते हैं सिविलाइजेशन, CIVILIZATION, सिविलाइजेशन। अंग्रेज बन जाओ। सभ्यता का मतलब कल्चर और सिविलाइजेशन यानी कि सिविल, किस तरीके से रह रहे हो आप। तो 2500 से 1520 बीसी। अगर यही एडी होता तो पहले 1520 आता, उसके बाद 2500 आता। ठीक है, अब इसकी खोज कैसे हुई होगी और ये पता कैसे लगाया होगा कि भैया ये 2500 से 1500 बीसी तक था। अब जैसे हमने क्या खुदाई करी, खुदाई भी बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, कोई जल्दबाजी में नहीं की जाती है। अब हमने खुदाई करनी शुरू करी तो उसमें क्या देखेंगे हम? रेडियो कार्बन, RADIO रेडियो और CARBON रेडियो कार्बन। रेडियो कार्बन में क्या होगा? कार्बन की एक विशेषता होती है कि वो जो है वो अपने आप को आधा करेगा। तो कितनी बार आधा कर चुका है उस हिसाब से हम ये पता कार्बन डेटिंग बोलते हैं इसको, रेडियो कार्बन नहीं, कार्बन डेटिंग, DATING, कार्बन डेटिंग। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा कोई ना कोई, यानी कि बहुत सारे होते हैं, वो अपने उनका एक हाफ टाइम होता है इतने समय में। जैसे किसी का हाफ टाइम हुआ तो 5 साल अगर किसी का हाफ टाइम है तो वो 5 वर्ष बाद आधा हो जाएगा, फिर आधा हो जाएगा। तो जितना बचा हम उसमें 5 की गुणा कर करके ये पता लगा लेंगे कि ये कितने वर्ष पुराना है। ऐसे हमने 2500 से 1520 बीसी के बीच में इस सभ्यता का पता लगा लिया कि ये सभ्यता लगभग इस दौरान रही होगी। अब खोज कैसे हुई? खोज में आपको बता चुका हूं। अब आ जाओ कि नगरों की क्या विशेषताएं थी। अब इनकी नगरों की विशेषताएं पढ़ेंगे हम। नगरों की विशेषताएं। अब सबसे पहले तो आप ये बताओ कि भैया आपके नगर की क्या विशेषता है। भवन निर्माण पे आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट है भवन निर्माण। भवन निर्माण, तो आपके यहां भवन कैसे बनते हैं? इनके यहां भवन जो है वो आयतकार बनते थे। ठीक है, आयतकार मतलब एक तो वर्ग होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी होगी। एक आयतकार होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो बराबर नहीं होती, ये वाली और ये वाली साइड बराबर होगी और ये वाली साइड बराबर होगी। जैसे ये 10 हुई
तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तो आयतकार घर होते थे। घर में क्या होता था, देखो आयतकार, आयतकार, ठीक है। घरों में क्या होता था, घरों में क्या होता था, रसोई घर होता था, देखा हो, रसोई घर। इससे पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि वो रसोई घर कुछ नहीं होता था, गुफा में रहते थे। एक शौचालय होता था घर के अंदर, अब तो मोदी जी ने बनवाया है, वरना अब तक तो हम घर के बाहर ही थे, ठीक है। शौचालय होता था। एक सीढ़ी होती थी, ठीक है, ऊंचाई पर घर बने हुए होते थे, ठीक है। और घर, और क्या होती थी, गलियां होती थी, चौड़ी चौड़ी गली, एक चौड़ी गली होती थी और उसमें पतली पतली गलियां खुल रही होती थी, इस तरीके से। ये मैं इसलिए बनाकर दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता लगे। और ये चौड़ी गलियां जो हैं वो लगभग 90 डिग्री पे ही खुल रही होती थी, यानी कि ये लोग समझदार भी थे। अच्छा, ठीक। और घर के पीछे गली होती थी और नालियां होती थी। नालियां क्या होती थी, बीच में नाली होती थी जो पटी हुई होती थी। आपकी किताब में एक दृश्य दे रखा है जिसमें वो नाली की खुदाई कर रहा है, और ये सड़क की नाली जो थी वो ऐसे करके होती थी, थोड़ी सी ढलान वाली, जिससे पानी लड़क कर जो है वो इसमें आ जाए। और ये भी एक बड़ी नाली से छोटी छोटी नालियां जुड़ी हुई होती थी, घरों की नालियां। तो ये सारे इनके भवन निर्माण के वो थे। पक्की ईंटें होती थी इनकी, पक्की ईंटों से मिलकर बना हुआ होता था। एक हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या था, एक बड़ा स्नान घर था। स्नान घर, स्नान घर का मतलब एक ही जगह जहां सारे लोग एक साथ नहा सके, ठीक है। तो मैंने भवन निर्माण बता दिया, रसोई घर, शौचालय, स्नान घर भी होता था, घरों में भी होता था, सीढ़ियां होती थी, ठीक है। अब आप देखिए रहन सहन कैसा था। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि इनका रहन सहन कैसा था। रहन सहन, अब देखो आपका रहन सहन कैसा है, आप कौन कौन से वस्त्र पहनते हो। तो ये सूती वस्त्र पहनते थे, सूती और ऊनी, ऊनी वस्त्र पहनते थे, ठीक है। और आभूषण में कुंडल, पाजेब, कुंडल, पाजेब, मतलब जो आभूषण अभी आप देख सकते हो वो सारे आभूषण ये लोग पहनते थे, ठीक है। और बताओ रहन सहन में तुम्हारे यहाँ क्या क्या पाया जाता है। तो रहन सहन में अब देखो ये पशुपालन भी करते थे, पशुपालन करते थे। खाते क्या थे, एक तो पशुपालन पाल रहे हैं तो इसका मतलब खेती भी करते होंगे ये। तो खेती इनके यहाँ होती थी। खेती में क्या क्या होते थे, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ, चावल, ठीक है। और पशुओं के लिए भी कोई वनस्पति होती होगी। तो ये इनका हो गया रहन सहन। अब देवी देवता देखिए आप, देवी देवताओं में इन्होंने क्या किया है कि इनके यहाँ मूर्ति पूजा तुरंत प्रारंभ हुई थी। जैसे इसमें एक मूर्ति भी बनी हुई दे रखी है, इस तरीके की मूर्ति दे रखी है, ठीक है, जिसका एक ये हाथ ऐसा करके आ रहा है मूर्ति का, और ये ऐसा करके मूर्ति बनी हुई है, लगभग कुछ कुछ इस तरीके से है। यानी कि वो गोल पत्थर से नक्काशी करके काट कर मूर्तियां बना लेते थे, यानी कि मूर्ति पूजा भी करते थे वो। अब एक पत्थर पर ऐसी आकृति बनी हुई मिलेगी जिसमें एक व्यक्ति होगा और उसके ऊपर भैंसे के सींग होंगे। तो उससे क्या पता लगता है कि हमने उनको क्या किया, हमने उनको जानवरों का देवता माना हुआ। ये जानवरों का देवता मानकर उसकी पूजा करते थे। ये शिव की पूजा करते थे। देखो किस किस चीज की पूजा करेंगे। अब देखो शिव क्या है, शिव धरती को उसका संहार कर सकते हैं, यानी कि शिव की पूजा कर रहे हैं उन्हें मनाने के लिए। और किसकी पूजा कर रहे हैं, मातृशक्ति की। अब इन्हें पैदा किसने किया है, माता ने, तो ये मातृशक्ति की पूजा करते हैं, ठीक है। और शिव संहार कर सकते हैं तो उनकी पूजा कर रहे हैं। वृक्ष की पूजा कर रहे हैं क्योंकि वृक्ष उन्हें वायु देती है, जीवन देती है, वृक्ष की पूजा करी इन्होंने। और पशु पूजा, अच्छा पशु क्या है, इनका पालन तो पशुपालन ही करवा रहे हैं ना, दूध देकर और सारी चीजें देकर। अब हम आते हैं अगले पे कि काम धंधा कैसे करते थे ये। काम धंधे में एक तो देखो कृषि हो गया, दूसरी बात कृषि करने के बाद ये व्यापार भी करते थे, व्यापार। अच्छा व्यापार किससे करते थे, एक जगह है इराक में, ईरान, इराक, ये सब अरब देश है ना, इसमें एक जगह है मेसोपोटामिया, एक जगह है मेसोपोटामिया। देखो यहाँ कहीं भी दे रखा होगा
मेसोपोटामिया सभ्यता, ये भी पढ़ेंगे। इराक में एक जगह मेसोपोटामिया, हमें कैसे पता लगा कि ये मेसोपोटामिया से इनका व्यापार था, यानी कि जो इराक था वहां भी ही ऐसी मोहरें मिली। तो इस बात से ये पता लगता है कि ये जो है मोहरें, ये व्यापारिक संबंध रहे होंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। व्यापारिक संबंध नदियों से जाते होंगे या फिर क्या होते होंगे, ये स्थल से जाते होंगे। अब स्थल से जा रहे होंगे, नदियों से जा रहे होंगे तो नाव वगैरह बनाई होंगी इन्होंने, और अगर स्थल से जा रहे हैं तो इन्होंने बैलगाड़ी बनाई थी, यानी कि इन्होंने पशुओं को इस्तेमाल करना भी शुरू किया, पहिए भी बना लिए और बैलगाड़ी भी लकड़ी से बनाई, यानी कि लकड़ी से बैलगाड़ी, यानी कि अभी डिस्कवरी की तरफ है, ठीक है। अब लेकिन ये नगर खत्म कैसे हुए? अब जैसे उस समय क्या हो रहा था, जलवायु का परिवर्तन होना शुरू हो गया, बर्फ पिघल रही थी और गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। तो यानी कि जब गर्मी बढ़ी तो सूखा वूखा कुछ पड़ा होगा, सूखा मान लिया हमने। बर्फ पिघली तो बाढ़ वगैरह आई, तूफान आए, इस तरीके से ये सब जो है वो खत्म होते गए, इनकी अपनी एक सभ्यता जो है वो समाप्त होती चली गई। उसके बाद ये जितने भी घर वगैरह बने हुए थे, वक्त गुजरने के साथ साथ इनके ऊपर मिट्टी वगैरह पड़ी और ये मिट्टी के नीचे दबते हुए चले गए। जब ये मिट्टी के नीचे दबते हुए चले गए तो अब जाकर हम इतने ऊपर पहुंच गए, अब जो है वो हम खुदाई कर करके इन नगरों को पा रहे हैं। सिर्फ एक नगर ही हमने नहीं पाया है, हमने बहुत सारी सिविलाइजेशन, बहुत सारी सभ्यताएं पाई हैं जो हमसे मिलती जुलती हैं, यानी कि या तो हम 2500 वर्ष पूर्व सभ्यता थे, उसके बाद लगभग सैकड़ों वर्षों तक कोई हमें प्रमाण ही नहीं मिला कि नगर जो है वो नगर एक योजना के तहत बनते हों। ये सारे नगर जो है वो एक योजना के तहत बने हुए थे, ठीक है। अब हम अगली सभ्यता पर आते हैं जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया, वाह, कहाँ है? 5000 से 2000 BC तक। इसी के साथ हम एक पढ़ते हैं मिस्र की सभ्यता, यानी कि मिस्र की सभ्यता। अब ये किसी ना किसी नदी पर बनी हुई होंगी, जैसे हड़प्पा क्या थी, सिंधु नदी पे। अब मिस्र की सभ्यता जो थी, मिस्र अफ्रीका में थी, अफ्रीका, ठीक है। और ये कौन सी नदी पे थी? नील नदी पे। तो इसको मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, नील नदी का वरदान, ठीक है। अब ये मेसोपोटामिया कौन सी नदी पर होगी? बहुत टफ सा नाम है, लेकिन मैं आप लोगों को याद करा दूंगा। मेसोपोटामिया थे दजला फरात, दजला फरात, दजला फरात नदी का नाम था, ये नदी का नाम है। अब देखो, अगर घर में कोई मकान बन रहा हो तो उसमें किस चीज का इस्तेमाल होता है? एक तो तसला, ताकि उसमें हम सीमेंट वगैरह मसाला दे सके, और एक परात। तो इसे कैसे याद रखोगे? तसला परात दजला फरात, नदी का क्या नाम है? दजला फरात, यानी कि तसला और फरात। बनाने से कैसा हुआ? क्योंकि ये जो थी एक सभ्यता ही थी जो बन रही थी, तो यानी कि घर बनाने से इसको ऐसे याद रखा जाएगा, यानी कि तसला परात दजला फरात, दजला फरात, दजला फरात। अफ्रीका जो है वो नील नदी के पास थी। इनकी पूरे में इसमें प्रमुख देवता, इनकी चित्रात्मक शैली थी। चित्रात्मक शैली क्या थी कि ये कोई लिखना विखना तो जानते नहीं थे, लेकिन ये जो भी लिखते थे उसकी लगभग चित्र जैसा बना देते थे। जैसे इन्होंने किसी को पीटते हुए देखा तो उसको पीटते हुए चित्र बना दिया, किसी को जो है वो खाना खाते हुए देखा तो खाना खाने को खाने का चित्र बना दिया, किताब का चित्र बना दिया। मिस्र की सभ्यता भी ऐसी थी। मिस्र क्या है? क्योंकि नील नदी के पास था, इसमें जब मृतकों को दफनाया जाता था तो उनके साथ उनके, अब मृतकों पर क्या करते थे ये कि एक लकड़ी का डब्बा लेते थे, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ताबूत, इस तरीके से ताबूत होता था। देखो मैंने लगभग ताबूत ही बना दिया। इसमें क्या करते थे, जो भी मृत है उसको ऐसा करके रख दिया करते थे ये। उस पे क्या करते थे? नाइट्रोजन का लेप लगाते थे, ठीक है, और उस पर पट्टियां बांध देते थे, नमक वमक डाल देते थे। ऐसा ही क्यों करते थे? इनका मानना था कि ये सब लोग जो मर गए हैं वो कयामत वाले दिन, जैसे कि मुस्लिम्स कम्युनिटी में ही मानते हैं कि कयामत वाले दिन या एक दिन ये सब लोग जीवित हो जाएंगे। तो ये क्या करते थे? नमक वगैरह डालकर उसको इसी तरीके से रख दिया करते थे ताकि वो खराब ना हो।
तो ये इनके दफनाने का तरीका था। तुमने देखा होगा इजिप्ट का पिरामिड, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी ईंटें जैसी तुम्हें दिखाई देगी, तुम्हारी पुस्तक में भी दे रखा है। ये इजिप्ट का पिरामिड इसी तरीके की, उसमें ममीज रखी हुई है, उनको क्या बोलते हैं? मम्मी, MUMMY, मम्मी, मम्मी नहीं मम्मी, ठीक है। अब एक है क्रीट की सभ्यता। क्रीट की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता क्या है? महान द्वीप की सभ्यता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रीट महान द्वीप, क्रीट महान द्वीप, क्रीट महान द्वीप, यानी कि क्रीट की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, इसको हम बोलेंगे महान द्वीप की सभ्यता, इसको हम बोलेंगे महान द्वीप, महान द्वीप, महान द्वीप की सभ्यता बोलेंगे इसको, क्रीट की सभ्यता को महान द्वीप की। और उसके बाद आएगी चीनी सभ्यता, चीनी सभ्यता। अब देखो चीनी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे होगी? चीनी सभ्यता होगी हुआंग हो नदी के किनारे, हुआंग हो, हुआंग हो। तुमने चीन वाले देखे ना, चीन वाले जो है वो हो शोर मचाते रहते हैं, तो हुआंग हो, स्वांग करते रहते हैं, ये बहुत सारे स्वांग करते हैं चीनी वाले, इसीलिए ये स्वांग और हो करते रहते हैं, यानी कि हुआंग हो नदी के आसपास इनकी सभ्यता थी। अब चीनी में क्या है? चीनी की भाषा भी चित्रात्मक है। उनकी अगर तुम भाषा पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा तुम्हें जैसे वो कुछ इस तरीके से, यानी कि पूरे के पूरे वो ऐसे बना देते हैं, ताकि यानी कि अगर उन्हें खाते पीते का बनाना है तो उसी का लगभग चित्र जैसा बना देंगे। ये चीनी सभ्यता होगी। चीनी सभ्यता जो थे वो धातु के बने बर्तनों में ही खाते पीते थे, तुमने चाइना की पिक्चरों में भी देखा होगा। और ये बांस पर लिखने का प्रचलन था। इनकी किताबें कैसी होती थी? बांस का टुकड़ा आया, फिर ये धागे से जोड़ दिया, फिर बांस का टुकड़ा आया, फिर ये ऐसे धागे से जोड़ दिया, फिर बांस का टुकड़ा आया, फिर धागे से जोड़ दिया। इन बांस के टुकड़ों पे ही लिखा हुआ होता था कि ये बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसकी 4 रानियां थी। 4 रानियों में से 3 रानियों के पुत्र थे और एक रानी जो थी उसके पुत्र नहीं थे। जिस रानी के सबसे बड़ा पुत्र था उसे राजा बनाने का प्रचलन था। उसका नाम प्रेम चोपड़ा था। उसकी 5 बीवियां थी। उसके राज्य में एक बीरबल नामक शख्स आया, उसने फिर ऐसा किया, उसने फिर वैसा किया, फिर आगे चलकर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, यानी कि इस तरीके से लिखने का प्रचलन था। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके बाद आप स्लाइड देखें, कॉपियां जरूर बनाएं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को इसका फायदा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।